आज के इस लेक्चर के अंदर हमको करनी है बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। किस टॉपिक पर? तो हम करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और यहां पर हमको एक टॉपिक और समझना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अपन को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या है? अपन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज समझनी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अपन को आर रिलेशन देखना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रेडियस बढ़ने पर घटती है या बढ़ती है, उसका रिलेशन किस तरीके से अपन को यहां पर समझना है, उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज है जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला, हाफ mv² था, और mv² को मैंने किसी चीज से रिलेट किया था, तो फाइनली वैल्यू क्या निकल के आई थी, हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू निकल के आई थी। तो ये रिलेशन होता है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके क्या होती, इनवर्सली रिलेट इस तरीके से करती है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये रिलेशन होती है। तो अगर मैं दोनों को रिलेट करूं तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन आर, इस तरीके से आपको लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -1 अपॉन आर, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन बन के आता है। क्या क्या रिलेशन बन के आया, ये दो रिलेशन हमारे सामने आते हैं। एक तो ये है, दूसरी तरफ अपने पास में ये रिलेशन है। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन से आप क्या समझते हो? सिंपल ऑब्जर्वेशन ये होगी, अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। ऐसा ही होता है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, ऑन इंक्रीजिंग आर, अगर मैं आर इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मैं आर को इंक्रीज करता हूं तो वहां पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होती है। और ऐसा ही होता है। क्यों होता है दोबारा मैं बताऊंगा, बट पहले कंसेप्ट को समझो। और यहां से क्या समझते हो कि अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए थी, लेकिन माइनस लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो, बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैं आर को बढ़ाता हूं तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। अब इसको ऐसे समझो यार, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे सेल्स होते हैं और सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो समझ में आए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 बढ़ सकते हो, इसमें कितने बढ़ सकते हो, 8 बढ़ सकते हो, बचपन में पढ़ा होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेसिकली, इसके अराउंड, जैसे प्लेनेट के अराउंड, जो प्लेनेट्स होते हैं सन के अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते हैं, वैसा ही यहां पर ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये जो रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, यहां पर बेसिकली अपन बात करें कि ये जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी बेसिकल काइनेटिक एनर्जी यूज में आ रही है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर कंपेयर करें तो होता क्या पता है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसको सिंपल ऐसे समझो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना बेसिकली, और यहां पर बैठा है न्यूक्लियस, यहां पर क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है, और उसमें भी बैठे प्रोटॉन्स। प्रोटॉन क्या चाहते हैं यार, प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो प्रोटॉन क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर ये इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं घूमेगा तो रिजल्टेंट भाई साहब न्यूक्लियस में गिर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसको तेजी से घूमना पड़ेगा। इसका मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा इस जो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कूलम्बिक इंटरेक्शन थोड़ी सी कम लगेगी, क्यों, रेडियस बढ़ गई है। पता है इसका मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, इसकी कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लेस है और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहां पर मोर है। इसके लिए के क्या होगी, मोर रहेगी। ये समझ में आया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को समझो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जैसे जनरली अपन कहते हैं कोई भी चीज मूव नहीं कर रही होती है, उसमें बेसिकली जब उसकी काइनेटिक, जब कोई भी चीज मूव नहीं कर रही होती है उस केस में उसकी जो एनर्जी उसके अंदर कलेक्ट रहती है उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी जनरली कह देते हैं। जनरल टर्म में कुछ ऐसा कह दिया जाता है। अब ये समझो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, देखो होता क्या है, अपन जनरली ऐसे बना देते हैं। अगर मैं आपको तरीके से बताऊं कि सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, उसका कभी मॉडल निकाल के लाऊंगा आपको और बताऊंगा कि यहां पर ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहां पर न्यूक्लियस है, तो एक सेल इस तरीके से होगा और दूसरा सेल इस तरीके से होगा।
ऐसा कुछ इस तरीके से चलते रहते हैं, रेदर देन उसको अपन ऐसे दिखाते। कभी आपने देखा भी होगा इस तरीके से मॉडल, प्लस और एक इस तरीके से दिखा रहा है, दूसरा इस तरीके से दिखाता है। तो इस तरीके से अपन को यहां पर स्ट्रक्चर मिलती है बेसिकली सेल्स का। सेल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर ये समझो पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊंचाई पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अरे पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, पता ही नहीं पता, मतलब हाइट अगर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। 11वीं क्लास में पढ़ा है फिजिक्स के अंदर अपन ने। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो इसके लिए ज्यादा होगी, और इसके लिए क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी लेस होगी। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं चीजों को। अब चलिए कि अपने पास में क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है, मतलब मेरे लिए n की वैल्यू 1 यहां पर है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कुछ होगा। इसी तरीके से अपन बात करते हैं n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5 और अपने पास में n इज इक्वल टू 6 और फिर यहां पर मान लो क्या है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी यहां पर है, n की वैल्यू इनफाइनाइट उस केस में होगी। ठीक है, अब ये समझो हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जो फॉर्मूला, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, जो En है यहां पर लिखो, En बराबर -z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब यहां पर क्या करते हैं अपन, n की वैल्यू पुट करते हुए जाते हैं तो हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकल के आ जाती है। अब देखो यहां पर मैं आपको डेटा लेकर के लाया हूं, कैलकुलेशन करूंगी, थोड़ा लंबी प्रोसेस लगेगी, लेकिन अगर मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूं, n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट करूं और किसके लिए, z इज इक्वल टू 1, मतलब हाइड्रोजन के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूं तो वहां पर जो एनर्जी निकल के आती है वो कितनी कितनी निकल के आती है आपके सामने लिखी हुई है। ये हमको पता होनी चाहिए, अगर डेटा अपन याद रख पाते हैं बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने एक बार क्या किया, n इज इक्वल टू 1 रखा, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कितनी निकल के आई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार मैंने n की वैल्यू 2 रखी, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी रहेगी। कितनी रहेगी, सबसे पहले ये बताओ, ज्यादा रहेगी कम रहेगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी, सर ऊपर वाले की। बच्चों वाला दिमाग मत लगाना कि -3.4 और -13.6 में से कौन ज्यादा है, जल्दीबाजी में बोल देते हैं -13.6, अरे माइनस का भी ध्यान रखना है। इसका मतलब -3.4 इसकी रहेगी, फिर अपने पास में माइनस कितना आएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर क्या आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब n की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो उस केस में, अगर मैं n इज इक्वल टू 5 रखूं तो उस केस में -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर क्या आती है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके की चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। अब हम ऐसा करते हैं, आपको एक्साइटेशन एनर्जी याद है, एक्साइटेशन एनर्जी किसको कहते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है उसको यहां पर मुझे पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐ समझो आप यहां पर हो, मान लीजिए नीचे बेसिकली खड़े हुए हो, आपकी हाइट मान लीजिए 6 फीट है, आपको पहुंचना 12 फीट पे है, तो कितना और हाइट होनी चाहिए थी आपकी, अगर आपको जैसे मेरा हाइट 6 फीट है और ये जो अपना रूम है उसकी हाइट 12 फीट है, तो मुझे अगर इसका रूफ टच करना है तो कितना हाइट और चाहिए होता, सर 12 - 6 कर लो या फिर 6 + 6 कर लो, तो मेरे पास में हो सकती है वो वाली वैल्यू पता नहीं है, मुझे वही तो निकालनी है। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा, यहां पर ज्यादा जो ऊपर रूफ से नीचे तक की डिस्टेंस, ठीक है, और मेरी खुद की डिस्टेंस जितनी है, ठीक है, दोनों को मैं डिफरेंस निकालूंगा, रिलेटिव वैल्यू निकल के आ जाएगी। अरे समझने का मतलब यह है कि अगर मुझे दोनों के एनर्जी लेवल्स को मतलब डिफरेंशिएट करना है, यहां पर दोनों का डिफरेंस निकालना है एनर्जी का, इसकी एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी कितनी है यहां पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहूं, ऐसे ही मैं यहां पर कुछ एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहूं, ऐसे ही मैं यहां पर कुछ एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहूं, ऐसे ही मैं यहां पर और यहां पर एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। उसके लिए बाकायदा फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे, डायरेक्टली निकालने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता हूं, इसकी -3.4, इसकी कितनी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी कितनी है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी कितनी है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? अब देखो एक चीज और है यहां पर,
जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर प्रेजेंट है, तो उस एनर्जी लेवल को अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो यहां पर अगर मैं E2 माइनस E1 करता हूं तो ये कितना निकल के आएगा, E2 की एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना डिफरेंस निकल के आया, ये निकल के आएगा अपने पास में प्लस का 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज और है, एक ऑब्जर्वेशन और हम यहां से बना सकते हैं। कौन सी ऑब्जर्वेशन, अब देखो एक बार मैं E2 माइनस E1 करूं, एक बार मैं E3 माइनस E2 करूं, एक बार मैं E4 माइनस E3 करूं, एक बार मैं यहां पर E5 माइनस E4 करूं और एक बार E6 माइनस E5 करूं, तो यहां पर जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, एनर्जीज का डिफरेंस है, वो कहां पर कितना रहेगा या सबसे ज्यादा किस केस में रहेगा। तो अगर आप वैसे भी देखो, मैंने बाय डिफॉल्ट नहीं बनाया, ये पूरा दिमाग से बनाया है कि अगर मैं E2 माइनस E1 करता हूं तो वहां पर एनर्जी जो लेवल है, वो एनर्जी जो डिफरेंस है वो सबसे मैक्सिमम रहेगा, फिर इससे कम इसमें रहेगा, इससे कम इसमें रहेगा, फिर इससे कम इसमें और इससे कम इसमें। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर मैं E2 माइनस E1 करता हूं दैट इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2, दैट इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3, दैट इज ग्रेटर देन E5 minus E4, that is greater than E6 minus E5। ये रिलेशन भी हमको पता होना चाहिए और इसका बाकायदा आप अगर मतलब वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा जो तरीका है, मेरा जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो काम करेगा। आप यहाँ पे, लेकिन आपको मैं एज होमवर्क देना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंस निकाला था कि कितना आया 10.4, ऐसे ही आपको किसके लिए निकालना है, E3 माइनस E2 कितना आएगा, ठीक है। ऐसे ही E4 माइनस E3 कितना आएगा, ठीक है। ऐसे ही E5 माइनस E4 कितना आएगा, ऐसे ही E6 माइनस E5 कितना आएगा। आप निकालोगे तो यहां पर आपको ये वाला जो ऑर्डर है वो सही दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब एक चीज समझो, मैं एक्साइटेशन एनर्जी की बात करता हूं क्वेश्चन को समझने से पहले। एक जो कंसेप्ट है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स। अगर मैं ऐसा कहूं कि अभी तो मैंने यहां पर दो कंजुगेटिव जो एनर्जी लेवल्स हैं, एक मतलब n इक्वल टू 1 जिनके बीच में एक का डिफरेंस है, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस देखा। अब अगर मैं ऐसा करना चाहूं कि एक तो मैंने 4 ले लिया, एक मैंने 1 ले लिया मान लीजिए, या फिर मैंने एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से दो एनर्जी लेवल के बीच में अगर मुझे एनर्जी डिफरेंस देखना है तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, सोचो जरा, कैसे मैं एनर्जी डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर हमको फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? जब चीजें अपन को नहीं समझ में आती है तो फॉर्मूले की तरफ भागा करो। फॉर्मूला क्या पता है हमको? फॉर्मूले से कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिलेगा। देखो En बराबर क्या होता है, -z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसा करता हूं मैं, कोई भी दो एनर्जी लेवल है, एक तो है n1 एक है n2, ठीक है। तो n1 के लिए एनर्जी लेवल क्या रहेगा, En1 बराबर -z² अपॉन, मतलब जिसके लिए z की वैल्यू सेम है। अरे एक ही एटम के अंदर देखोगे ना, कैसा तो होगा नहीं कि भाई साहब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हीलियम के अंदर पहुंचा दिया, हीलियम के इलेक्ट्रॉन को लिथियम के अंदर पहुंचा दिया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अपन एक ही एटम की बात कर रहे हैं ना, z की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब यहां पर z² अपॉन n1 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्या है, En2 बराबर -z² अपॉन n2² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या कर सकते हैं, अब एक सिंपल सी चीज अपन यहां पर करेंगे। दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस की बात चल रही है, तो क्या करूंगा मैं, यहां पर En2 माइनस En1 बराबर क्या होगा, माइनस, इसकी वैल्यू पुट करो, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, तो 2 माइनस मैंने 1 इक्वेशन कर दी, ठीक है। -z² अपॉन n2² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस और माइनस लगा हुआ है पहले से, -z² अपॉन n2² या n1 सॉरी इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करें अपन, हम यहां से z² या -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, -z² इंटू 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर यहां पर बचेगा। अरे ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन को फाइनल मिलता है। फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये रहेगा। ठीक है, यानी मैं अगर दो कॉन्जुगेटिव एनर्जी लेवल्स की बात करता हूं, कॉन्जुगेटिव की तो उसका तो पता है, लेकिन अगर मैं दो एनर्जी लेवल, कोई से भी दो एनर्जी लेवल, उनके बीच की अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहूं तो वो एनर्जी डिफरेंस क्या निकल के आता है, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर यहां पर अपन को देखने को मिलता है। ये चीज अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज अपन को यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये चीज पता है अपन को। अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li2 प्लस एटम फॉर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। अब देखो, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट बोला गया है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए n की वैल्यू 2 नहीं है 3 है हमारी जान। यहां पर Li2 प्लस, इसका मतलब Z की वैल्यू 3 हो गई। बाकी कैलकुलेशन अपन खुद कर सकते हैं कि En क्या निकल गया अपने पास में, E3 बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहां पर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, देख सकते हो उधर, इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कितनी वैल्यू निकल के आई, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर एनर्जी निकल के आएगी। ये चीज समझ में आई क्या हमको, आ गई होगी, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखो, दो हमारे पास में है, हीलियम है। ठीक है, हीलियम के डिफरेंट अपन को एक्साइटेड स्टेट दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है और सेकंड दे रखा है। देखो, फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। सेकंड के लिए एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ओके, तो यहां पर अपन को एनर्जी कैलकुलेट करनी है। मतलब मैं बात करता हूं एक तो E2 की, E2 के लिए एनर्जी लेवल कितना होगा, माइनस, और जेड की वैल्यू उसके लिए क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो 2 का स्क्वायर अपॉन अपने पास में एन की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो E3 के लिए देखिए जरा, माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा दोनों के बीच में। ये कितना है, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 13.6 से 13.6 भी कैंसिल आउट हो गया, तो E2 रेशो E3 बराबर क्या होगा, ये 9 ऊपर जाएगा डिवाइड बाय 4, 9:4 यहां पर अपन को देखने को मिलेगा। या फिर अगर एग्जामिनर कुछ इस तरीके से लिखता है, E3 रेशो E2 बराबर 4/9 भी आप लिख सकते हो। दोनों की दोनों चीजें सही। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहां पर अब की बार क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जरा, एक रिलेशन होता है किस किस के बीच में, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आधी होती है पोटेंशियल एनर्जी की, आधी होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ऐसी बात करता हूं, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं, टोटल एनर्जी बराबर माइनस E, इस तरीके से अपन को देखने को मिलता है। ये रिलेशन अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इस रिलेशन को अपन यूज करेंगे और फाइनली अपन चीजें निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या निकालनी है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है, निकाल सकते हो। चलिए, ठीक है, अब देखिए यहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कोई भी जो एनर्जी लेवल है या कोई भी सेल है, मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड। अब जब न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा या फिर अपने एक्सिस पे कहीं ना कहीं वो रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक स्पीड होगी, कहीं ना कहीं उसकी न्यूक्लियस के अराउंड घूमने की एक स्पीड होगी ना, वेलोसिटी होगा ना। अब वो जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए डिफरेंट रहता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन
एल शेल में लगा, मतलब ये मेरा के सेल है, ये मेरा एल शेल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाता है, दूसरा के सेल में लगाता है, तो किसके लिए एनर्जी, अब एनर्जी तो पता है, लेकिन किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, क्या वो सेम रहेगी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द एन की वैल्यू, या फिर वो एन की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मतलब अगर हमारा जो इनर ऑर्बिट है उसके लिए वेलोसिटी कुछ अलग होती हो, क्योंकि देखो अपना दिमाग ये कहता है कि यार कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर वो कम डिस्टेंस पे होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी लेवल, कहीं ना कहीं उसकी जो वेलोसिटी है उसको अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब अपन को यहां पर वो निकालनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट रहती है, मतलब जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is dependent of n, या फिर नंबर ऑफ सेल के लिए वो डिफरेंट होती है, हर सेल के लिए वो अलग अलग रहेगी। अब देखो इसको निकालो कैसे, हमें पता है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होती है। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो वो है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब क्या करें अपन, के जेड स्क्वायर को मैं एक तरफ रखता हूं, एम बी आर इंटू बी को एक तरफ रखता हूं। तो अब देखो एम बी आर जो था, हमने एक चीज और पढ़ी थी, जो एम बी आर है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। पता है नहीं पता, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक, ये चीज पता है। यानी मैं इसको यहां पर पुट करता हूं, यहां पर इसकी वैल्यू मैंने पुट करी, तो के जेड स्क्वायर बराबर NH अपॉन 2 पाई इंटू बी, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी निकल के आई, यहां पर ये फॉर्मूला लिखा। अब इसमें मैंने क्या करी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मुझे पता है, जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो उसको मैंने वहां पे रख दिया है, एन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एच की वैल्यू हमको पता है, अरे प्लांक कांस्टेंट क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये वैल्यू पता है। अब यहां पर पाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और के की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो मैंने पुट करी, फाइनली जो यहां पर फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ये फॉर्मूला यहां पर अपन को देखने को मिलता है, मतलब जेड अपॉन एन इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किस में रखना चाहो, एंगस्ट्रम में रखना चाहो, तो आपको यहां पर ये वैल्यू हटानी पड़ेगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ऐसे ही आप यहां पर इसकी बात करते हो मीटर में, तो मीटर में आपको 10⁻10 रखना है, तो ये फॉर्मूला अपने पास में आ जाता है। यहां तक चीजें हमको क्लियर हुई या नहीं हुई? तो अब एक क्वेश्चन है इसी बेस्ड, ये वाला, यहां पर आपको टोटल एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन एटम के लिए, आपको यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और यहां पर आपको रेडियस निकालनी है, यहां पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ये निकालनी है। तो एज मैं आपको होमवर्क इस चीज को दे रहा हूं, ठीक है, तो कर सकते हो। आई थिंक मतलब सारी चीज इसके अंदर आ गई, रेडियस भी आ गई, एनर्जी भी आ गई इसके अंदर, और यहां पर अपन को वेलोसिटी भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब कुछ बेसिक सवाल है कि द एनर्जी नीडेड टू एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब बताओ जरा इसको कैसे किया जाए। हमारे पास में दो चीजें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट कौन सा है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 1 से वो किसके अंदर जा रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 4, बीच में कौन कौन है, ठीक है। अब इसमें ध्यान मत देना कि सर आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो डिफरेंस है एनर्जी का वो सही तरीके से नहीं बनाया, मतलब आपको जस्ट क्वेश्चन कराने के फोकस से मैंने चीज दिखा दी है बस। अब देखो जरा, अब इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां से कहां फेंकना है, यहां एनर्जी लेवल पे n इज इक्वल टू 4 में फेंकना है। तो मैंने क्या बताया था, एनर्जी डिफरेंस जो था उसको निकालने का फॉर्मूला बताया था, अरे वही होती है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था, E(n2 - E(n1) बराबर क्या था, माइनस
जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन मतलब कहीं ना कहीं जेड की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1 यहाँ पर 2 कितना है, अरे यहाँ पर है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 1 कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं अपन को, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 1 निकली। तो करते हैं जरा सिंप्लीफाई, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/16 माइनस 1, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी 15 आएगी इंटू 13.6। ठीक है, इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली अपने पास में वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखते हैं जरा। देखो इसको जरा करते हैं 16, तो 1 माइनस कितना निकला 16, तो माइनस का 15 आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 इंटू 15/16। ठीक है, ये चीज आई, ओके 15/16 इंटू 13.6। तो यहां से यहां तक रोज जाना है तो यहां पर उसको एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, दैट इज 12.75। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास में, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि बोर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू, काफी बार मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बोर मॉडल है उसका एक लिमिटेशन है कि इट इज एप्लीकेबल टू मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें कौन कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, हीलियम प्लस आता है, लिथियम 2+ आता है, ठीक है, बेरिलियम 3+ आएगा, बोरोन अपना +4 आएगा। ठीक है, यानी अपना जो सही आंसर होगा यहाँ पर हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होता है, हीलियम प्लस पे होता है, Li2+ पे होता है, बट हीलियम पे नहीं होता है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, जिस पे एप्लीकेबल नहीं होगा दैट इज हीलियम। क्लियर है क्या? तो यहां पर हमारा जो एनर्जी वाला टॉपिक है, वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है दैट इज कंप्लीट। अब जो डीपीपी आपको मिलेगी वो आपको करनी है, उसमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, उसमें तेरा घाटा। अब आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, अरे बातें मैं आपके भले की कर रहा हूं। ठीक है, तो भला चाहिए, क्योंकि हमारा क्या काम है भाई, हम ये चाहते हैं, हमारी जो टीम ये है वो ये चाहती है कि आपका भला हो। उस भले करने के लिए भाई साहब आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि भला हम करना तो चाहते हैं लेकिन अगर आपको करवाना ही नहीं तो अब क्या करें। तो वही बता रहा हूं कि आपको ऐप डाउनलोड करना है। कैसे करोगे, प्ले स्टोर पे जाके वहां से एनरोल कैसे करोगे, अपना फोन नंबर यहां पे डालोगे, उसको डालने के बाद में कुछ आपके जनरल डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है। ठीक है, नेम हो गया, जैसे अपना कुछ यहाँ पर ईमेल आईडी हो गई, जेंडर आपको फिल कर देना है, अपनी जो लोकेशन है वो फिल करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके साथ में मतलब ये दिक्कत आ रही थी कि भाई साहब ऐप तो डाउनलोड कर लिया है लेकिन उन्होंने लोकेशन की कुछ दिक्कत आ रही थी, लोकेशन अपनी भाई साहब डालना तरीके से। ठीक है, लोकेशन, उसके बाद अपना फोन नंबर वेरीफाई करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में आपको फाइनल भी अपना कोर्स कैसे एनरोल करना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसको टिक करोगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना, नेक्स्ट दबाना, यहां पर फिर आना अपना 11th क्लास के अंदर प्रारंभ नीट में, इसको टिक करोगे, नेक्स्ट दबाओगे, फिर अपना यहां पर अपन को 11th क्लास सेलेक्ट करना है और फिर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाओ, बायोलॉजी पढ़नी है बायोलॉजी में जाओ, या फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स पढ़ो। और कॉस्ट यहां पर आपको क्या लिखी हुई है, फ्री लिखा हुआ है। फ्री मिलेगा कैसे, आपको हो सकता है कुछ कॉस्ट दिख रही हो लेकिन फ्री, हमारा जो कोर्स है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी कमाल की मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको यहां पर कोड डालना पड़ेगा, दैट इज कूपन कोड फ्री इजीली डालना, आपको कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे को आपसे कहना था। जैसे हर क्लास में मैं कहता हूं आपसे कि ऑलवेज पढ़ाई करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। डाउट आता है तो हमें ना केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री सीखनी है, आ जाओ बॉस सिखा दूंगा।